अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात मानसून की कर लेते हैं, जो इस साल वक्त से पहले केरल पहुंचा और अब तक देश के 9 राज्यों में इसकी एंट्री हो चुकी है, जिसमें दक्षिण, पश्चिम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर मानसून की ये रफ्तार बरकरार रहती है तो फिर जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंच जाएगा। केरल में वक्त से पहले पहुंचा मानसून पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस साल मानसून की रफ्तार ऐसी है कि महाराष्ट्र में भी मानसून 35 साल बाद तय वक्त से पहले पहुंच चुका है, जिसके चलते राज्य के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें मुंबई की है, जहां एक दिन पहले शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर आज भी जारी रहा। इस वजह से सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी। लोकल ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। मकानों और दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया। रही है। मौसम विभाग ने और बृहन मुंबई महानगर पालिका ने भी अपनी तरफ से कई तरह के निर्देश जाहिर किए हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने साफ तौर से मुंबईकर को कहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही अपने घरों से निकलें, और अगर घर से निकल भी रहे हैं तो कम से कम छाता और रेनकोट जैसी चीज़ें रखें। आपको बताएं कि इस समय मुंबई में इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि कई जगहों पर जल भराव भी बन चुका है। हालांकि बीएमसी जो है वो अपने तरीके से हर वो सुविधाएं कर रही है जो मुंबई को चलने के लिए मददगार साबित होती है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून आज मुंबई पहुंचा, जबकि सामान्य तौर पर यह मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचता है। इस लिहाज से मानसून मुंबई में सामान्य से 16 दिन पहले ही पहुंच गया है। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। 26 मई को मानसून मुंबई में दाखिल हुआ है। साथ में मध्य महाराष्ट्र के पुणे और मराठवाड़ा के उस्मानाबाद तक मानसून दाखिल हुआ है। आज मुंबई में जो सुबह 8:30 बजे तक रेनफॉल हुआ है 135.5 मिलीमीटर, एंड देन सांता क्रूज में 33.5 मिलीमीटर इतना बारिश हुआ है। जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है उससे चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट अपग्रेड करके रेड अलर्ट तक आज के लिए जारी किया है। ये रेड अलर्ट मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कल के लिए रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए रखा है। साथ में मध्य महाराष्ट्र के घाट रीजन्स के लिए भी रखा गया है। आमतौर पर हर साल मई के अंत में नौतपा शुरू होता है। इस बार भी 25 मई से शुरू हुए नौतपा में भीषण गर्मी का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौसम में अचानक आए इस बदलाव से लोगों को काफी राहत मिल गई है। मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अनुमान ये जताया जा रहा है कि 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश में पहुंच चुका होगा। ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है मानसून के लिए, और इसी के कारण मानसून काफ़ी हिस्सों में केरला के बाद कर्नाटका भी कवर कर गया। और आज की बात करें जो डेट 5 जून होती है, आज भी ये महाराष्ट्र के हिस्से कवर कर गया, जिसमें मुंबई भी है। इसके अलावा बेंगलोर भी आज कवर हो चुका है, कर्नाटका के हिस्से कवर हो गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, देन कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के हिस्से भी कवर हो गए हैं। इसके अलावा मानसून ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी कुछ हिस्से कवर किए हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको क्लाउड दिख रहा है। इट्स मीन ये सारी कंडीशंस काफ़ी फेवरेबल हैं। तो इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी आप देख सकते हैं क्लाउड्स है, वहाँ हैवी रेनफॉल हो रही है मानसून करंट के कारण, वहाँ भी एडवांस हुआ है। और अगर आने वाले दिनों की बात करें, 2 से 3 दिनों की बात करें, तो हमारा अनुमान ये है कि मानसून फर्दर महाराष्ट्र के कुछ और हिस्से कवर कर सकता है।
कर्नाटक के जो बचे हुए हिस्से वो कवर कर सकता है, आंध्र के हिस्से, और इसके साथ रॉयल सीमा या इवन तेलंगाना को टच कर सकता है। छत्तीसगढ़ के हिस्से भी थोड़े समय में टच कर सकता है 3 से 4 दिनों के बाद। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कवर पूरा कर सकता है, और साथ में सब हिमालयन वेस्ट बंगाल भी कवर होने का अनुमान है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस समय जो हीट वेव होता है, मई महीना काफ़ी अब नॉर्मल होता है, टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस होते हैं। इस समय उस टाइप का सिनेरियो नहीं है, ऑलमोस्ट प्लेजेंट है, टेम्परेचर सामान्य से काफ़ी कम है, और सिर्फ हीट वेव मार्जिनली वेस्ट राजस्थान में है, जो 2 दिन रहेगा, उसके बाद वो भी अवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में भी एक अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हरियाणा के ऊपर है, उसका प्रभाव आज के दिन भी रहने वाला है, और इसके कारण कहीं ना कहीं लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है, और हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस बार अप्रैल में ही कहा था कि इस साल मॉनसून सीजन के दौरान किसी तरह से अल नीनो की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में इस साल मॉनसून सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई जा रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और दिल्ली से मनीषा लटा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते बात करेंगे शनि जयंती की। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती मनाई जाती है, और इस बार तीसरे बड़ा मंगल के शुभ संयोग पर यह पड़ रही है, और मान्यता यह है कि शनि जयंती पर ही शनिदेव का जन्म हुआ था। इस कारण इस दिन शनि जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनि जयंती पर शनि मंदिर जाकर विधि विधान के साथ शनिदेव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के ऊपर से शनि दोष, साढ़े साती या ढैया की मुक्ति होती है। न्याय के देवता और कर्म फलदाता शनि देव की जयंती धूमधाम से मनाने की शुभ घड़ी नजदीक है। इस साल शनि जयंती 27 मई को है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्म हुआ था। इस वजह से इस दिन शनि जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन इस साल खास बात यह है कि शनि जयंती ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़ा मंगल के शुभ संयोग पर पड़ रही है। यही वजह है कि इस दिन को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद शक्तिशाली माना जा रहा है। हम सब जानते हैं कि शनि जीवन में कितना भी कष्टकारी हो, कितना भी निगेटिव हो, हनुमान जी की पूजा से शनि के दुष्प्रभावों को शांत किया जा सकता है। बड़ा ही सुंदर संयोग बन गया है कि एक तरफ ज्येष्ठ की अमावस्या है जिस दिन शनिदेव की जन्म जयंती होती है, और एक तरफ बड़ा मंगल है जिसमें हनुमान जी की पूजा होती है। कहा जाता है कि शनिदेव की कृपा पाने का मार्ग आसान नहीं है। शनि हमारे सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। शनि हमारे दंड का विधान तय करते हैं, और तो और उनकी 7.5 पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। ऐसे में शनि जयंती के दिन शनि देव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन पूजा करने से शनि संबंधी दोषों से मुक्ति मिलती है। ऐसे में शनि देव की पूजा के लिए काला तेल, सरसों का तेल, दीपक और नीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद शनि स्रोत, शनि चालीसा, शनि मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आखिर में शनि देव की आरती करने से शनि महाराज का आशीर्वाद मिलता है। शनि जयंती पर शनि मंदिरों में जाकर दर्शन और पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। शनि जयंती के लिए शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे, शनि मंत्र का जप करेंगे और निर्धनों को खाने पीने की चीज का दान करेंगे। तो शनि संबंधी जो बाधाएं हैं वो तमाम बाधाएं इससे दूर हो जाएंगी। यानी दिन के समय में हनुमान जी की पूजा करें, खासतौर से मध्य दोपहर में, और संध्या काल में शनिदेव की पूजा करें तो बहुत शुभ होगा। इस बार शनि जयंती बहुत ही खास है, क्योंकि शनि जयंती के दिन कई वर्षों बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिनमें कृतिका नक्षत्र,
रोहिणी नक्षत्र और सुकर्मा योग का संयोग बनने जा रहा है। साथ ही सूर्य बुध मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। इनके अलावा द्विपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा। ऐसे में 6 राशियों के पास शनि देव की कृपा पाने का यह विशेष मौका है। अगर हम ये देखें कि शनिदेव का नकारात्मक प्रभाव कहां कहां पर है, तो मुख्यतः कुंभ, मीन और मेष पर 7.5 है, सिंह और धनु पर ढैया है और कन्या राशि पर उनकी सीधी दृष्टि है। तो कुल मिला के 6 राशियां ऐसी हैं जो थोड़ा संघर्ष कर रही हैं, थोड़ी अपनी स्थितियों से जूझ रही हैं। ये 6 राशियों के लोग अगर बड़े मंगल को दिन के समय में सुंदर कांड का पाठ कर लें, हनुमान जी को मिठाई का भोग लगा के सुंदर कांड का पाठ करें और बाद में लोगों को मिठाई और पानी बांटें, तो बहुत ही शुभ होगा। 7.5 ढैया शनि की दृष्टि के प्रभाव से बच जाएंगे। और चूंकि इनके रोजगार में भी दिक्कत चल रही है, तो ऐसे लोग शनि जयंती पर शाम के समय में ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिएगा, आपकी मुश्किल हल होगी। तो कुल मिला के 6 राशियां जिनके ऊपर शनि का ज्यादा नकारात्मक प्रभाव है, उनके लिए ज्यादा फायदे का समय हो सकता है। शनि जयंती शनि महाराज को प्रसन्न और उनकी कृपा पाने का अवसर होता है। यही वजह है कि इस मौके पर देश के अलग अलग शनि धामों पर विशेष अनुष्ठान भी होते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बढ़ते हैं आगे। बात उत्तराखंड के 5वें धाम श्री हेमकुंड साहिब की। एक दिन पहले ही सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के कपाट खुल गए हैं। पहले ही दिन 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे और इसके साथ गुरु साहब के दरबार में माहौल पूरी तरह से भक्तिमय था। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब और वहां मौजूद अमृत सरोवर के आसपास बर्फ की मोटी चादर चढ़ी है। इसके बावजूद देश और दुनिया से सिख श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां मत्था टेकने के लिए पहुंचे। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी लोगों का हौसला बुलंद है। सिख समुदाय के लिए सबसे बड़े आस्था के केंद्रों में शामिल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल चुके हैं। कपाट खुलने के मौके पर 4500 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिम सरोवर में पवित्र स्नान किया। रविवार सुबह से ही उत्तराखंड के चमोली में मौजूद गुरु साहब के दरबार में माहौल भक्तिमय था। प्राकृतिक भव्यता के बीच श्री हेमकुंड साहिब तोरण, पताकाओं, रंग बिरंगे गुब्बारों और 7 क्विंटल फूलों से सजा हुआ था। पंच प्यारों की अगुवाई में वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे की मौजूदगी में सुखमनी साहिब के पाठ किए गए। हेमकुंड साहिब में साल की पहली अरदास के साथ ही गुरु महाराज का पहला हुक्मनामा भी जारी हुआ। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब तक दर्शन के लिए पहुंचना काफी चुनौतियों भरा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है, जहां तक पहुंचना किसी भी श्रद्धालु के लिए कठिन तपस्या जैसा है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और वहां मौजूद अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ी है। आमतौर पर वहां तक जाने वाले पैदल मार्ग के दोनों तरफ भी 10 से 12 फीट तक बर्फ होती है। हालांकि इस बार सर्दी के मौसम में कम बर्फबारी होने की वजह से मार्ग के दोनों तरफ पड़ी बर्फ की चादर की मोटाई सिर्फ 7 से 8 फीट है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है।
जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर चलना पड़ता है। फिर भी हर साल बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने पहुंचते हैं। इस दौरान उनके लिए डंडी कंडी, पालकी, घोड़ा खच्चर की भी सुविधा होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म के कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में भी लिखा है, जिसके बाद ही 2 सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रही ये जगह अपने अस्तित्व में आई। जिस जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था, वहीं ये गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। यहाँ पास में ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर भी है और कहा यह जाता है कि सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ही इस मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे थे। गुरुद्वारा साहिब के साथ ही पवित्र सरोवर भी है, जिसे अमृत सरोवर या हिम सरोवर कहा जाता है। मत्था टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरह ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने बर्फ से ढका रहता है। 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा ये पवित्र सरोवर चारों तरफ हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट के ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुलता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच का होता है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक तकरीबन 75,000 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और ये सिलसिला ऑफलाइन भी जारी है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक चर्चा जो हर ओर हो रही है वो ये कि क्या कोरोना वापस आ रहा है, क्या मास्क का दौर फिर से लौट रहा है और क्या फिर से दूरी बनानी पड़ेगी। आपके जहन में कोरोना को लेकर ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड के मामले बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इनका आसानी से इलाज हो भी रहा है। हालांकि फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को। लेकिन पहले से लगी वैक्सीन का असर अभी है, इसीलिए कोरोना का JN.1 वेरिएंट भारत में ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो घबराने की नहीं, बस अलर्ट रहने की जरूरत है। सावधानी, सतर्कता, निगरानी, टेस्टिंग ये ऐसे हथियार हैं जो कोरोना के रोकथाम के लिए कवच का काम करते रहते हैं। इसलिए भारत का कोविड कवच तैयार है। एजेंसियां सक्रिय हो चुकी हैं, लिहाजा घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का नया वेरिएंट सिर उठा रहा है। चीन, सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड में इसका असर दिख रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वेरिएंट को लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। 1-2 साल के अंदर एक्सपीरियंस है वो ये कि जो भी नई म्यूटेशन आ रही है वो म्यूटेशन उतनी घातक नहीं है जो हमने देखी है 2020 और 21 के अंदर जो हमने देखी उतनी घातक नहीं है। तो ये सब माइल्ड वेरिएशंस हैं, ये एक म्यूटेशंस हैं जो वायरस में होती रहती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों में कुछ ना कुछ पार्शियल इम्यूनिटी है कोरोना वायरस के लिए, इस वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, इस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी कंट्रोल कर पाती है। मई की शुरुआत से ही भारत में कोरोना केस सामने आने लगे थे। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में केस ज्यादा हैं, जबकि कुल मिलाकर दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में अब तक कोरोना केस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है। हालांकि सरकारें कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने में ही भलाई है।
एनवायरनमेंट में था, है और आने वाले कई सालों तक ये एनवायरनमेंट में रहने वाला है। ये एक चतुर वायरस है, हर थोड़े थोड़े समय में अपना रूप बदल के, म्यूटेंट बदल कर ये फैलता रहता है। तो ये कोरोना वायरस तो अब एक ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। तो अभी जो ये नया वेरिएंट बन रहा है, आ रहा है, उससे फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन केयरफुल होने की ज़रूरत है। तो बार बार हम ये कहते हैं कि जो लो इम्यूनिटी वाले हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी, हार्ट, किडनी, कैंसर, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडी है, इन सब ग्रुप को थोड़ा विशेष ख्याल रखना चाहिए। और आपका कोई भी बुखार हो तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह मुजब से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखनी चाहिए। तो जो बेसिक प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस है, उसी से ही आप इस कोरोना का जो नया वेरिएंट फैल रहा है उससे आप बच सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। ज्यादातर सैंपल्स का जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2 नए वेरिएंट NB181 और LF7 भारत में पाए गए हैं। इनमें से NB181 का एक मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला था, जबकि LF7 के 4 मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में फैल रहे वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक या घातक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह सतर्क है और नजर बनाए हुए है। एजेंसियों के जरिए हालात की लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज।